आज हम फिर हाँ 47 करते हैं। और 47 है रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। इसको थोड़ा सा और अपनी तरफ करेंगे और इसको मैं और क्लिक करूँ ताकि स्टूडेंट को और विजिबल हो। ये ठीक, ये तो नहीं आ रहा इसके अंदर। आ रहा है तो इसको सेट करो ना फिर हाँ, तो हमने आपको ये ऑपरेटर भी बनाना है इसका कि वकील साहब तो हैं ही। अब ठीक है, सही है ना? तो चलो फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। स्टार्ट है जी? अच्छा, लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशिएंट। आई बिलीव कि आज के 5 के स्टूडेंट और ऐड हुए होंगे जो मुझे बता रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अकेडमी। तो जो नए ऐड हुए हैं, आई वेलकम यू ऑल। दिस इज जाहिद रसूल गुराया और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नियर टू कंप्लीट आवर थर्ड बैच। और फर्दर अनसर्टेनिटी है कि there is no confirmation when the FPSC is going to take the exam, so that's why we have the time and you also, so we decided कि चलें इतना दिन टाइम है, हमें उसको फर्दर एक नए जो आना चाह रहे हैं वो पूछ रहे हैं तो उनको कह देते हैं कि यस वी आर इन, अगर आप आना चाहें तो आप आ जाएं। तो जैसा ये है अभी, तो आप लोग इनके साथ कंटिन्यू करेंगे फर्दर, फिर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सही, तो करंटली अच्छा ये CSS वालों का लिखा हुआ है अभी। तो ये लेवल होना चाहिए इनका, ऐसे नजर आए उनको भी ना कि क्लियर नजर आ रहा हो। बस अब इतना ही लिख लेते हैं, बाकी सब कुछ सारा पता चल गया। सारे कहते हैं और कुछ याद हो ना, क्वालिफिकेशन याद होगी आपकी, यही है ना? तो जब इनको भी सुन लें। अच्छा, तो करंटली वी आर स्टडिंग सेल टैक्स एक्ट STA 1990, इसको हम पढ़ लें। और इसका हमने सेक्शन जो पढ़ा था कल वो 46 तक पढ़ लिया था, सो इसलिए हमें अब 47 करना पड़ेगा। तो 47 को मैं नाम करता हूँ सेक्शन 47। हाँ नहीं, ये बहुत ज़्यादा है इसमें तो यार, मैं समझ रहा था कि बहुत अच्छा काम हो गया, बट एनी हो चले यार। सही लिंक ये पे। हाँ लिंक हाँ हाँ वो ग्रुप में नहीं है वो उनसे हो गया था, व्हाट्सएप डाउनलोड हुई थी तो मैंने दोबारा किया, वो तो इसके अंदर है। अभी आप लोगों के पास भी लिंक गया हुआ है, आपके पास भी गया है, इसको शेयर कर दें। आप शेयर कर दो कि वो आ जाए क्लास में। हमने बहुत ज़्यादा कर लिया। अच्छा, तो यार सेक्शन भी बताओ मुझे। सेक्शन 47 डील्स विद रेफरेंस टू whom, टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। जनाब, यस्टरडे हमने बात की कि एक एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू होता है, ये सेकंड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे टैक्स पेयर जो है अगर उसके खिलाफ अगर कोई फैसला आ चुका हो तो ऑफिसर ने किया हो तो वो पहले कमीशन इनलैंड रेवेन्यू के पास जाता है, उससे अगर उसके दिए हुए जो डिसीजन है उससे अगर खुश ना हो तो फिर एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू आता है, और अगर यहाँ से भी वो सेटिस्फाई ना हो तो फिर वो एक नए प्लेटफॉर्म पे आता है जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, और यहाँ आके अपना वो रेफरेंस फाइल करता है।
तो जो रेफरेंस फाइल होता है इसके बारे में कि एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का डिसीजन आ गया, यहाँ डिसीजन आया। इस डिसीजन आने के जो पेपर में आने वाले बात है, कितने दिनों के अंदर अंदर आप रेफरेंस फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में? 90 डेज। 90 दिन जो है ना, इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप हाई कोर्ट में आप आके आप अपना जो रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। जब आप रेफरेंस फाइल करने लगेंगे तो आपको एक स्टेटमेंट जमा करवानी पड़ेगी, जिसे स्टेटमेंट ऑफ केस कहा जाएगा। इस स्टेटमेंट ऑफ केस में आप डिस्कस करेंगे कि एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ने क्या कहा, और आप क्या समझते हैं कि आपके साथ क्यों इनजस्टिस हुआ, और अब आपकी प्रेयर क्या है, और यहाँ पे साथ में क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। कि कानून, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कानून की इंटरप्रिटेशन का मामला क्या है। अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा ना तो फिर आप रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। अगर सिर्फ फैक्ट्स की बात होगी, हकायक की बात होगी, तो हकायक वालों को तो ये देता ही नहीं है। हकायक वालों को हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पर परचेजेस इतनी थी, इतनी नहीं थी, सेल्स इतनी थी, इतनी नहीं थी, इन वजूहात की बिना पे टैक्स लगा। टैक्स कमिश्नर अपील के पास गया, अपील ने भी कहा ठीक है, एपलेट ट्रिब्यूनल ने भी कहा ठीक है, और फिर आप ये यहाँ से हारने के बाद हाई कोर्ट आना चाह रहे हैं, तो फैक्ट्स वाली बात हाई कोर्ट नहीं मानती। वो कहते हैं कानून की इंटरप्रिटेशन का अगर मामला है फिर हमारे पास आ जाओ, अदरवाइज हमारे पास ना आओ, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं कानून के मायने बताने के लिए। हकायक अगर देखने हैं तो हकायक तो पिछले वाले बैठे हुए, तो उनको दिखा लो जाके। कानून समझ नहीं आ रहा, फिर हमारे पास आ जाओ, कानून का मैना हम बता देंगे आपको कि क्या है। मतलब सर कि कोई हम क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं करेंगे हाई कोर्ट को। हाँ जी, ऐसी नहीं होगी, ये फैक्ट्स यही हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन और नोट करें, हम इंशाल्लाह गपशप करेंगे। ठीक है, तो ये है। अच्छा, ये अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ आपने दे दिया, एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू की डिटर्मिनेशन जो थी उसको डिस्कस कर लिया, इनजस्टिस क्या हुआ, प्रेयर दे दिया आपने। अब अगर सेटिस्फाई है कौन, हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट मुतमईन है कि हाँ यार ये चीजें हैं, तो फिर वो केस को हियरिंग के लिए फिक्स कर देगी, हियरिंग के लिए फिक्स कर देगी। अदरवाइज हियरिंग नहीं होगी, अदरवाइज हियरिंग नहीं होगी। अगर हियरिंग नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपका जो पहले वाला डिसीजन था वो फाइनल है, वो लेके टैक्स पे करो। हियरिंग फिक्स हो गई। हियरिंग करने के लिए कितने लोग आपकी हियरिंग करेंगे, ये पेपर में आ सकता है कि हाई कोर्ट में एक बेंच करेगा। पहला जी कि हियरिंग करने वाला एक बेंच होगा। बेंच के ऊपर कितने लोग बैठेंगे जी, कम से कम 2। वो जो जजेस होंगे हाई कोर्ट के रिस्पेक्टेबल जजेस, कम से कम 2, 0 वो बात को सुनेंगे। ठीक है जी। और जो यहाँ पे अगर कोई प्रोसीजर कौन से फॉलो किए जाएंगे, प्रोसीजर किस कानून के फॉलो किए जाएंगे, अगर पेपर में आपसे पूछ लेते हैं तो आपने कहना है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, अशरफ साहब 1908। यही है ना जी कि ये वाले फॉलो किए जाएंगे। अच्छा, जब ये बंदा अग्रीव्ड होके
स्टेटमेंट ऑफ केस बना के क्वेश्चन ऑफ लॉ इनजस्टिस प्रेयर एप्लेट ट्रिब्यूनल की डिटर्मिनेशन लेके इसने जमा करवा दिया, तो क्या टैक्स जो लगा था वो इसने पे करना है या नहीं करना? जी, ये सवाल है अभी कि ये आया था कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, इतना टैक्स लगा हुआ है, इतना टैक्स लगा हुआ है, तो ये सही नहीं लगा। तो ये तो रेफरेंस इसने फाइल कर दिया, हाई कोर्ट में रेफरेंस जमा हो गया, लेकिन वो टैक्स की वो कहाँ खड़ा रहेगा, उसका क्या बनेगा? वो पे करना है या नहीं करना? वो स्टे रहेगा। अगर अगर ले लेगा, अब अभी तो वो पे करना है या नहीं करना इसकी बात हो रही थी। पे करना है, पे करना है। अगर वो पे नहीं करना चाहता तो फिर उसको रिस्पेक्टेबल हाई कोर्ट को स्टे के लिए कहना पड़ेगा कि मुझे स्टे दे दे। रिस्पेक्टेबल हाई कोर्ट को स्टे के लिए कहना पड़ेगा कि मुझे स्टे दो। स्टे क्या मतलब कि रोक दो टैक्स की रिकवरी को। जो टैक्स एफबीआर मुझसे लेना चाह रहा है उस टैक्स को कुछ देर के लिए होल्ड कर दें जब तक आप फैसला नहीं करते। फिर वो हाई कोर्ट के कहने के मुताबिक स्टे हो जाएगा। अब पेपर में आएगा, एक तो स्टे हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। स्टे कितने महीनों के लिए होगा? जी, मैक्सिमम 2, 4, 6, 8 स्टे जी। 6 लिख लें? नहीं, स्टे 6 मंथ। स्टे जो है वो 6 मंथ के लिए हो जाएगा। सर ये मैक्सिमम है। हाँ, ये मैक्सिमम। अच्छा, स्टे 6 महीनों के लिए हो गया, लेकिन अगर कोई इवेंट, मैं इवेंट लिखने लगा हूं, उन तीनों में से कोई भी इवेंट रूनुमा हो जाता है तो स्टे खत्म हो जाएगा। लाइक स्टे को विड्रॉ कर दिया गया। अगर स्टे को विड्रॉ कर लिया जाए तो क्या स्टे खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा जी। अच्छा, और क्या हो सकता है? डिसीजन आ गया। जिस मामले को स्टेटमेंट ऑफ केस को हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया गया उसी का रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आ गया तो खत्म हो गया केस। जो मोहतरम केस लेके गए थे उन्होंने केस वापस ले लिया तो फिर भी स्टे खत्म हो जाएगा, या फिर 6 मंथ एक्सपायर्ड, जिन 6 महीने के लिए केस स्टे हुआ था वो एक्सपायर हो गई। इन सब में से जो अर्लियर काम हो जाएगा उस वक्त जो स्टे है वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम एक और बात देखते हैं। ये केस लेके गया टैक्स पेयर, और मोहतरम हाई कोर्ट ने जो टैक्स लगा हुआ था, लेट्स सपोज किसी 10 लाख रुपया टैक्स लगा हुआ था, 10 लाख। मोहतरम हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 10 लाख नहीं बनता, टैक्स है 5 लाख। टैक्स कितना है? 5 लाख। अब जो कमिश्नर साहब हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं या एडिशनल कमिश्नर हैं, उन्होंने 10 लाख जो है वो रिकवर कर लिया ऊपर। क्या कर लिया है? रिकवर कर लिया इस बंदे से। क्या वो 5 लाख वापस कर देंगे इसे? जी, फैसला आ गया कि 10 लाख नहीं 5 लाख बनता है। हाँ, रिफंड कर देंगे जी। जी बिल्कुल कर सकते हैं, या उनके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो हाई कोर्ट के बाद क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर एफबीआर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहा है तो वो इन्फॉर्म करेगा हाई कोर्ट को कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, वी आर गोइंग टू अप्लाई लीव फॉर अपील।
हाई सुप्रीम कोर्ट में आप मुंह उठा के नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर आपने कोई मुकदमा करना है, कोई आपने दावा करना है, वहां पे आपने कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो पहले आपको लीव टू अपील लेना पड़ता है कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं यहाँ पे अपील फाइल कर सकूं। तो लीव टू अपील फाइल करने का एफडीआर ने इरादा शो किया हुआ है कि वी वांट टू फाइल लीव टू अपील। ठीक है, तो जब ये कर देंगे तो जो हाई कोर्ट है उनको कमिश्नर कह देता है कि मोहतरम सुने, वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर लीव टू अपील। तो आप इस तरह करें कि ये जो पैसे हैं ना, अब हमारे हक में स्टे कर देंगे, हम वापस नहीं करेंगे। तो हाई कोर्ट फिर एफबीआर के हक में स्टे कर देगा कि जो एफबीआर के पास पैसे पड़े हुए हैं वो वहीं पड़े रहें, वापस ना किए जाए टैक्स पेयर को, क्योंकि इनकी इंटेंशन है कि ये हाई कोर्ट के बेंच के फैसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं, तो ये चले जाए। अब बताओ कि यहाँ पे भी कुछ दिन होंगे जी, तो आई बिलीव ये 30 डेज हैं। आप लोग भी इसको वेरीफाई कीजिएगा और अगर कुछ आगे पीछे हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, देखो यहाँ पे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ केस लेके जा रहा है टैक्स पेयर। अब मुझे बताओ, क्या हाई कोर्ट में सिर्फ टैक्स पेयर जा सकता है या एफबीआर भी जा सकता है? मेरी बात सुनिएगा कि रेफरेंस फाइल करना है हाई कोर्ट में, तो रेफरेंस फाइल करने के लिए सिर्फ टैक्स पेयर जाएगा या एफबीआर भी जा सकता है? देखो, एपलेट ट्रिब्यूनल है, एपलेट ट्रिब्यूनल ने अगर फैसला एफबीआर के खिलाफ दे दिया तो एफबीआर के पास भी हक है कि वो हाई कोर्ट में चला जाए। तो यहाँ पे टैक्स पेयर भी जा सकता है और एफबीआर भी जा सकता है। अब मेरी बात सुनो, एफबीआर जाना चाह रहा है रेफरेंस फाइल करने के लिए, पेपर में आएगा मिनिमम किस रैंक का ऑफिसर जो है वो रेफरेंस फाइल कर सकता है। जी, कौन फाइल कर सकता है जी? तो हाँ, कौन सा ऑफिसर, क्या उसका अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए? जो सेक्शन 30 में अथॉरिटीज डिस्कस हुई हैं, कौन सी अथॉरिटी है जो कि जा सकती है? कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर तक, एडी हम लिखते हैं, एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ये वो मिनिमम अथॉरिटी हैं जो कि हाई कोर्ट में जा सकती हैं। ठीक है, फ्रॉम एफबीआर साइड रेफरेंस टू हाई कोर्ट फाइल करने के लिए। एक और बात, अच्छा, इससे छोटा बंदा भी ऑफिसर जा सकता है, लेकिन अप्रूवल लेके किससे? कमिश्नर से। इससे छोटा कौन होता है? एडिशनल से डिप्टी भी है और असिस्टेंट भी है, वो अप्रूवल लेता है रिटर्न में कमिश्नर से और वो फिर फाइल कर सकता है रेफरेंस। ये याद रखिएगा कि जब वो फाइल करेगा तो समझा जाएगा कि कमिश्नर ने ही फाइल किया है, क्योंकि अप्रूवल किसने दी होती है? कमिश्नर ने। लेकिन इससे समझ में आई कि एडिशनल साहब जो हैं वो बगैर परमिशन लिए भी रेफरेंस फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कमिश्नर। अच्छा, यहाँ पे पेपर में ये भी आ सकता है कि एफबीआर करना चाह रहा है रेफरेंस फाइल, तो क्या एफबीआर को कोई फी पे करना पड़ेगी अदालत की? पेपर में आ सकता है कि अगर करना पड़ेगी या नहीं करना पड़ेगी, पहले तो यही यस या नो करें। अगर तो अदर देन एडिशनल कमिश्नर कर रहा है तो फिर फी करनी पड़ेगी, सही, और फी बहुत ज़्यादा है। एफबीआर घबराता है ये फी देते हुए। वो फी कितनी है? हाँ, वो फी है कितनी है जी? 100 रुपीज। ठीक हो गया जी। अच्छा, जब भी पेपर में आ सकता है जो कास्ट है रेफरेंस, देखो बेंच बैठेगा, बेंच सुनेगा, इस पे कास्ट आएगी या नहीं आएगी? अदालतों की कास्ट होती है, ठीक है, तो कास्ट ऑफ रेफरेंस कौन बियर करेगा? ले जी, पेपर में ये आ सकता है।
कि कास्ट ऑफ रेफरेंस कौन बियर करेगा, किस पे ये बर्डन डाला जाएगा कि तुम कास्ट पे करो। फी समथिंग डिफरेंट है, कास्ट ऑफ रेफरेंस कुछ और है। जो सारी प्रोसीडिंग्स जो हो रही हैं, देखो कुछ प्रोसीडिंग्स ऐसी भी होती हैं, ये तो मैं कुछ आर्बिट्रेशन वगैरह का मैं हिस्सा रहा, तो वो पर्ल कंटिनेंटल होटल में होती हैं, 15 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम बुक हो जाता है, मार्को पोलो से खाने खाए जाते हैं, ठीक है। वो कास्ट आ रही है नहीं आ रही, लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से आर्बिट्रेटर पाकिस्तान आ रहा होता है, तो वो हवा में तो आता है डेफिनेटली, लेकिन थ्रू प्लेन वगैरह आता है, किराए लगते हैं, तो वो कास्ट की इसलिए बात होती है। तो कास्ट कौन पे करेगा रेफरेंस के मुताबिक, यहाँ ये सवाल है, लेनी पेपर में आ गया है। अब बताओ, और फेडरल वो कहेगा बोर्ड, फेडरल गवर्नमेंट, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, नन ऑफ दी अबव। तो ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि जिसको कहेगी कोर्ट वो पे करेगा, चाहे टैक्स पेयर कर रहा है या एफबीआर कर रहा है, दो ही हो सकते हैं केस में, ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट के इस डिस्क्रिप्शन पे रिवर्ट बैक हो सकता है कोई कि या वो मैंडेटरी होगा, कोर्ट ने जिसको कह दिया वो पे करेगा, वो पे उसको करेगा। चैलेंज कर सकते हैं इस डिसीजन में कि ये कॉस्ट कौन बेयर करेगा। चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट आ जाओ, लीव टू अपील लेके उस वहां चले जाओ। इस पे भी हम इस आप जो, बिल को लेके जा हाँ सकते हाँ हाँ, आप कोर्ट कह देता है कि ये पे करेगा, आप उसके खिलाफ अपील कर दो, जी मैं नहीं करूंगा, आपके पास नेक्स्ट रेमेडी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह देगी फिर आप कहीं नहीं जा सकते, फिर आपको बात मानना पड़ेगी। तो आई बिलीव के सारे ही हमने इसमें जो पॉइंट हो सकते थे वो हमने वन बाई वन कि कास्ट का भी हमने कर लिया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये हो गया है। नहीं जी, सेक्शन 47 रेफरेंस टू द हाई कोर्ट इज ओवर, इसमें और कोई चीज़ नहीं रही। नहीं, अगला सेक्शन जी बताएं और उसको हम इंटरप्रेट करें। हाँ, इसमें अगर क्वेश्चन देखने हैं तो आप लोग जिन पे सर्कल लगे हुए उनको देख लीजिएगा कि यही क्वेश्चन हो सकते हैं। अल्टरनेटिव ADR, ये तो हमने बड़ी दफा डिस्कस कर ली है, बट वन टाइम हो, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं, और समटाइम्स तो इतना इजी कर देता है कि ADR स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट कह देगा और अल्टरनेटिव कह देगा, तो योर आंसर शुड बी अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव। सो हियर सेक्शन इज 47A section 47A अच्छा, मुतबादल अल्टरनेटिव मुतबादल डिस्प्यूट, कोई झगड़ा है कि कश्मीर डिस्प्यूट, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूट है, इसीलिए कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया भी कहा जाता है, और उसका हल रेजोल्यूशन। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेक्शन 47A। अब झगड़ा है किसके दरमियान, डिस्प्यूट है किसके दरमियान, एफबीआर के दरमियान और टैक्स पेयर के दरमियान, या हम कह सकते हैं रजिस्टर्ड पर्सन के दरमियान। उनके दरमियान झगड़ा है कि वो कह रहा है कि मेरा टैक्स नहीं बनता, या बनता है तो कम बनता है, एफबीआर कहता है ज्यादा बनता है और इतना ही बनता है, पे करो। इस मामले को लेके दोनों जो हैं वो कोर्ट के अंदर हैं, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, वो हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो टैक्स पेयर के दिल में मन में बात आती है, वो कहता है कि मैं आउट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट से बाहर निकल के
एपलेट ट्रिब्यूनल से बाहर निकल के कहीं आमने सामने बैठ के बात ना कर लें कि जज साहब को और जो एपलेट ट्रिब्यूनल के लोग हैं उनको साइड पे कर देते हैं, एफबीआर और मैं दोनों इकट्ठे बैठते हैं और फैसला कर लेते हैं कि इतना टैक्स बनता है, हम वो पे कर देते हैं। तो उसके लिए जो मैकेनिज्म है, दैट मैकेनिज्म इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। होता क्या है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिस पे टैक्स लगा दिया गया है, जिस पे बर्डन फेंक दिया गया है, वो दरख्वास्त देता है, वो अप्लाई करता है रिटर्न में बोर्ड को कि बोर्ड क्यों ना हम करें कि हम एडीआर बना लें। एडीआर बेसिकली कमेटी होती है, कमेटी जो फीमेल डालती है वो वाली नहीं, ये कमेटी दूसरी कमेटी होती है। तो ये कमेटी जो है ये दरख्वास्त देता है रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पेयर बोर्ड को कि हम अदालत से बाहर बैठ के बात करते हैं। बोर्ड एप्लीकेशन ले लेता है, 60 दिन सोचता रहता है। कितने दिन सोचता है? ये 60 दिन सोचने का इसलिए कह रहा हूँ कि 60 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ने फैसला करना होता है कि क्या कमेटी बनाई जाए या ना बनाई जाए। जो टैक्स पेयर या रजिस्टर्ड पर्सन है, इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको असीड किया जाए या ना किया जाए, ये बोर्ड सोचता रहता है और 60 दिन के अंदर फैसला करता है कि यस कमेटी बना देते हैं। अब कमेटी जब बननी है तो कमेटी में कौन बैठेगा? हु शुड बी द मेंबर ऑफ द कमेटी जी। तो वो कहते हैं जिस जगह पे टैक्स पेयर रहता है, जहाँ पे इसकी जुरिस्डिक्शन है, उसका कोई चीफ कमिश्नर होगा जी, होगा। तो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, जहाँ पे टैक्स पेयर की जुरिस्डिक्शन है, वो वाला चीफ कमिश्नर कमेटी में आ जाएगा और वो कमेटी का सरबराह होगा। और बाकी बंदे कहाँ से पकड़ के लाएंगे? कहते हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले लो, किसी एसीएमए को ले लो। इसको कहा जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लिखा जाएगा पेपर में कि वो कह सकता है कि लेट अस नो हु कैन बी द मेंबर ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो आप कहोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो कह सकता है कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इस तरह मैं कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है मेंबर कमेटी का, या फिर एडवोकेट साहब, वकील साहब हो सकते हैं। और यहाँ पे 10 साल इनका टैक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल होना चाहिए? ये अब ये भी आ सकता है पेपर में कि बताओ कितने साल एक्सपीरियंस होगा सीए का, सीएमए का और वकील साहब का कि वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के मेंबर बन सके। तो आप कहेंगे 10 ईयर्स, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो वो मेंबर बन सकते हैं। क्या यही मेंबर बन सकते हैं? उन्होंने कहा और कोई रेप्यूटेबल बिजनेसमैन, रेप्यूटेबल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें बहुत से बिजनेसमैन रजिस्टर्ड हुए होते हैं। तो इनमें से जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, इसका नॉलेज बेहतर है, ये बात अच्छी करता है, ये जो जस्टिस वाली बात करता है, न्यूट्रल बात करता है, तो ऐसे किसी रेप्यूट उसकी अच्छी होती है जो बंदा ठीक हो। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है। रेप्यूटेबल बिजनेसमैन, तो ये वो मोहतरम है जो कि बन सकते हैं जी मेंबर। ये अरेंजमेंट लेस हो सकती है या ये लाजमी है कि ये 4 कैटेगरी हो? इन्हीं में से किसी बंदे को पकड़ेंगे। मतलब कोई एक भी हो सकता है, एक या दो, लाइक एक सीए ले लिया, एक एडवोकेट ले लिया और हाँ, मिनिमम एक ये हो गया, एक ये हो, इनमें से कोई हो गया, और एक वो बिजनेसमैन जिसने बात करनी है वो हो गया, तो फिर ही बात बनेगी ना।
तो बात की जाएगी करेंगे क्या, ये करेंगे यही कि जो ऑडिट वगैरह करना होगा कि जनाब एफबीआर ने ऑडिट किया, उन्होंने कहा ये 10 लाख टैक्स बनता है, ये करेंगे, ये चेक करेंगे, हर चीज़ का फोरेंसिक एग्जामिनेशन करेंगे और करने के बाद बता देंगे कि नहीं यार इतना नहीं बनता, आप लोग थोड़ा सा ओवर लगा रहे हो, कुछ ख्याल करो। तो फिर बैठ के कंसेंसस के साथ, ये देखो ये वर्ड याद रखो, बाहमी रसामंद, सबका एक पेज पे होना, जब होंगे जो ऐसा नतीजा निकालेंगे जो एफबीआर को भी एक्सेप्टेबल होगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन को भी एक्सेप्टेबल होगा, ये वो निकालेंगे। अब ये कितने दिनों में निकालेंगे, ये पेपर में आ गया जी कि कितने दिनों के अंदर अंदर ये नतीजा निकालेंगे। नतीजा नहीं कि कितने दिनों में अपना फैसला देंगे, 120 दिन, 120 दिन के अंदर अंदर ये डिसीजन दे देंगे जी अपना कि हाँ जी ये बनता है नहीं बनता। अब ये डिसीजन आ गया, क्या ये बाइंडिंग होगा, तो मोहतरम ये डिसीजन दोनों पे बाइंडिंग होगा, टैक्स पेयर पे भी बाइंडिंग होगा और अदारा जो एफबीआर है उस पे भी ये बाइंडिंग होगा, इस पे अमल करेंगे वो। ये नहीं हो सकता कि वो कहे जी हम नहीं अमल कर रहे, अमल करेंगे। अच्छा डिसीजन आ गया, तो टैक्स पेयर है वो सोया रहता है। अमल तो ये है ना कि उन्होंने कहा जी आपका 10 लाख नहीं बनता, 8 लाख जमा करवा दो, इतना बनता है। एडीआर ने कह दिया, एडीआर में ये लोग शामिल थे, कह दिया, बंदा सोया रहा, जमा ही नहीं करवा रहा। डिसीजन पहुंच गया उसके पास, वो ना कोर्ट को जाके बता रहा है कि मोहतरम कोर्ट हमारा फैसला हो गया, अब आपसे हम विड्रॉ कर लेते हैं केस को। ना विड्रॉ कर रहे, ना टैक्स पे कर रहा है, ना कमिश्नर को आके बता रहा है। अगर वो 60 दिन तक आके नहीं बताएगा, 60 दिन तक अपनी जो उसकी जिम्मेदारियां लग गई हैं वो अदा नहीं करेगा, तो ये बाइंडिंग खत्म हो जाएगा। फिर कमिश्नर की मर्जी है बाद में कबूल करें या ना करें। मैं रिपीट करता हूँ, कमेटी ने फैसला सुना दिया, कमेटी ने फैसला सुना के कहा कि इतना दे दें कंसेंसस के साथ, बनता है और छुट्टी करें बाकी। तो वो बंदा पक्की छुट्टी कर गया, उसने कहा कि 8 तो देना था ना, और जो तुमने अपील फाइल की हुई थी वो भी वापस लेनी थी ना, और ये सारा लेके पे करके कमिश्नर को बताना था ना, कुछ भी नहीं किया उसने। 60 दिन गुजर गए, तो 60 दिन के बाद आता तो कमिश्नर कहता है सॉरी यार कानून में लिखा गया था कि इसके फैसले के 60 दिन के अंदर तुम ये अपना एक्शन लोगे, तुमने एक्शन ही नहीं लिया, तो तुमने एक्शन नहीं लिया तो मैं भी अब एक्शन नहीं लेता, मुझे भी बाइंडिंग नहीं है, कानून में लिखा होगा। अच्छा तो अगर देखो 120 दिन के अंदर ये डिस्प्यूट कमेटी जो है, जो एडीआर है, वो फैसला नहीं कर पाते, फिर क्या होगा जी, एनी आइडिया? 120 दिन के अंदर अंदर एडीआर ने अपना फैसला सुनाना है, अगर नहीं होता तो इनकी रिकॉर्डिंग होना है इसकी। अच्छा नहीं होता तो फिर क्या होगा? नहीं, ये डिसॉल्व कर देगा, रेजोल्यूशन हो जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है। अब डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर जनाब जो कमिश्नर साहब है वो भी जहाँ पे अपील रुकी हुई थी वहाँ जाके बताएंगे कि यार फैसला नहीं हो सका, वो डिसॉल्व हो गया, मोहतरम कोर्ट आप अपनी प्रोसीडिंग्स ऑन कर लें। प्रोसीडिंग रुकवाई गई थी ना कि हम यहाँ पे चले गए हैं, यहाँ पे आउट ऑफ द कोर्ट फैसला कर रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पे नहीं हो सका, हम वापस आ गए, अपना प्रोसीडिंग्स को जारी रखें। फिर यार आगे फिर ये हो जाता है कि जो इन्होंने फैसला सुनाया वो फैसला लागू हो जाएगा। लागू इन द सेंस हो जाएगा कि देखो पहले किसी डिप्टी ने या असिस्टेंट कमिश्नर ने फैसला किया हुआ होगा कि 10 लाख टैक्स दें, इन्होंने कह दिया 8 लाख, तो जो 10 लाख टैक्स वाला फैसला था वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा कि वो फैसला पीछे चला जाएगा और ये वाला फैसला आगे आगे खड़ा हो जाएगा और यही प्रिवेल करेगा।
अब ये जो है ये वेलफेयर खोल के बैठे हुए हैं, ये CMA CA और वकील साहब, इनको कुछ नहीं देना। जी बताएं जी, इनको कोई रिम्यूनरेशन देना है? अशरफ साहब आपने लॉ पास किया है, तो आपने लॉ इसलिए पास किया है कि मैं फलाई इदारा खोल लूँ? जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इसलिए कर रहे हैं कि यार मुझे रिस्क जो है, मेरी सैलरी अच्छी लगती, सोशल रिस्पेक्ट होते, इसलिए है ना। मैंने CMA किया, ठीक है, इसलिए किया कि यार कल को अच्छी जॉब मिल जाएगी, या मैं अच्छा बिजनेस कर लूँगा, या मैं इस तरह की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं सर्विसेज देना शुरू कर दूँगा। यही माइंड में लेके सारे आप लोग क्यों आके बैठे हैं यहाँ पे? आप वहाँ से आई हैं यहाँ पे तो इसी पर्पज़ के लिए आएंगे, कल मुझे जॉब मिल जाएगी, मुझे सैलरी अच्छी हो जाएगी, कल प्रमोशन वगैरह ये इसीलिए आई हैं। तो ये भी इसीलिए कुछ आए हुए हैं, इनको भी कुछ देना या नहीं देना? जी पहले ये फैसला करें यस या नो, देना है। कौन फैसला करेगा, कौन डिसाइड करेगा कितना देना है? लो जी, कोर्ट डिसाइड करेगी, कमिश्नर डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा। हाँ, तो यहाँ पे याद रखना कि अपॉइंट कौन कर रहा है, कमेटी बना कौन रहा है, बोर्ड। तो पैसे कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड करेगा, ये याद रखिएगा। तो जी ये सेक्शन तगड़ा सेक्शन था, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आज सोने से पहले पढ़ लीजिएगा। अगर सोने से पहले नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये काबू नहीं आएगा। ये लिख लेंगे सारा कुछ जो है। सर ये ADR मेम्बरान को पैसे टैक्स पेयर देगा, ये बोर्ड देगा? हाँ ये बात है कि रिम्यूनरेशन जो है ना वो बोर्ड को देना पड़ेगा। अगर जब रिकवरी होती है ना तो रिकवरी में से फिर बोर्ड पैसे देता है। टैक्स पेयर 8 लाख दे के चला गया, तो किन्होंने एफर्ट की, किन्होंने की थी? ये कमेटी बैठी, इन्होंने फोरेंसिक ऑडिट वगैरह किए, ठीक है, तो ये फिर इन्हें देना पड़ेगा बोर्ड को ही। जैसे विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट है, कोई आगे बताता है वहाँ टैक्स की चोरी हो रही है, ठीक है, तो टैक्स जो आके बताता है उसको पैसे कौन देता है? बोर्ड देता है ना। तो आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी बोर्ड देगा, रिम्यूनरेशन डिसाइड भी करेगा। और कोर्ट वाला याद रखिएगा, ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग जो है, रेफरेंस है, वो कौन पे करेगा? हाई कोर्ट जिसे ऑर्डर करेगा। हाँ, जिसको कोर्ट करेगा। सर ADR का डिसीजन बाइंडिंग है दोनों पे, इसको फर्दर अगर एक्सप्लेन ना हो क्यों? हाँ तो तो नाम बाइंडिंग पे आके हाँ बाइंडिंग है दोनों पे, लेकिन टैक्स पे नाम आना चाहिए, कंसेंसस भी हो रहा है ना, मैंने कहा। हाँ तो दोनों एग्री नाम आने का तो 60 दिन रखा रहेगा अपने पास, उसका मतलब है कि वो 20 बीच दिन निकल रहा और फिर हाई कोर्ट जा रहा है। आया भी वो था, वो इस पे इससे निकल भी जाएगा। नहीं जी, अगले सेक्शन पे चलते हैं। मैं आपको एक बार फिर कह दूं कि चैप्टर्स जो हैं वो सारे याद करने, चैप्टर्स के टाइटल, सेक्शन के टाइटल, चैप्टर्स के टाइटल जरूर याद करने। अगर आप लोग नहीं करोगे तो आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे होंगे। नहीं जी, सेक्शन 48 ऐसे ही है जी। जी सर। हाँ जी सर। बताओ। रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ टैक्स। रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ टैक्स। यार बात सुनो, रिकवरी से तो किसी को कोई ऐसी होगी जिसे ना बताओ, रिकवर करना, ले लेना, या जिस तरह रिकवर करना कि बंदा बीमार होता है, रिकवर करके अपनी सही सूरत हाल पे वापस आ गया जैसे था। इसी तरह टैक्स की रिकवरी, जो टैक्स लेना था आना था वो आ गया, ठीक है जी। एरियर्स, एरियर्स ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कोड क्लियर नहीं आ रहा तो साफ करो यार, आ जाओ। ये गंदा है।
4 बैच चलानी है, ऐसे चलानी है। इश्यू से करें। मैं ये भी कह रहा था कि अगर बाकी जनाब इश्यू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट वहाँ पे भी आ रहे हैं हमारे पास, तो वहाँ बोर्ड लगा लें और वहीं स्टार्ट करते हैं कि हम पढ़ाने के लिए बैठे। नहीं इससे कर लेते हैं। यार आपके पास लाते हैं इसको। साफ क्लीन है। मैं ना वो पहले किसी एक और प्लेटफॉर्म से पढ़ाने लगा था, शायद आप लोगों को आइडिया हो कि पहला हमारा कोई जॉइंट वेंचर होने लगा था, लेकिन वो एकेडमी वाले थे, मैं एकेडमी के बगैर था, तो हमारा वो डिसकंटिन्यू हो गया। एकेडमी वाले जिनकी एकेडमी होती है ना, वो अजीब अजीब टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं। तो मुझे लिटरली स्टूडेंट्स ने कहा कि मैं एक इंट्रोडक्टरी सेशन कर चुका था, तो कि सर अगर आप क्लास स्टार्ट करें फुटपाथ पे भी कहेंगे तो हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने कहा यार ये इसका मतलब काम ठीक है, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह के 4th बैच पे जा रहे हैं और अभी भी 100 इस तरह चल रहे हैं। चलिए एक बार दूसरे का क्लियर है। जी यार बताओ, क्लियर है बोर्ड? हो गया ना? ये डिपेंड कर रहा होता है इसके ऊपर जो डाटा है ना। जी आप हमने ना एक बड़ा अच्छा काम किया, आप बताएं आप हो गया क्लियर? अक्सर मैं ऐसे कहता हूँ तो हो जाता है। अब ओके हो गया है ना? जी सर, अभी तक भी नहीं हुआ। कुछ नो क्या है। कुछ हो के कह रहे हैं ना, तो जो नो कह रहे हैं ना उनका अपना नेट ठीक नहीं है। अगर एक के पास हमारा ही सिस्टम ठीक जा रहा है, बाकियों के पास क्यों नहीं जा रहा? सही है, आपका लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो भी आप शेयर करते हैं। हाँ रिकॉर्ड भी होता है। लेकिन वो हम मर्जी से करते हैं, ज़्यादातर ये कह रहे हैं नोट क्लियर है। नॉट क्लियर है। लाइन जी दोबारा देंगे। नहीं सर, नेट इशू कर रहा हूँ। नेट का क्या है? नेट का इशू आ रहा है। नॉट क्लियर इशू है। हाँ जी आप बताएं जी, आप क्लियर हो गए? ओके वेरी गुड जी, आ जाए आ जाए आ जाए। थैंक यू वेरी मच जी फॉर अच्छा यार अभी रिकवरी करना है एरियर्स की। एरियर्स में बताने लगा था कि जब भी एरियर्स का वर्ड यूज होगा ना, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि टैक्स पेयर ने पैसे देने थे और एक ड्यू डेट तक देने थे, और ड्यू डेट तक नहीं दिए तो जो पैसे देने थे उनका नाम रख दिया जाएगा कि आप एरियर्स बन गए। हम इसको इस तरह भी कह लेते हैं कि हम ऐसी बात करते हैं जो आप लोगों को कि रूटीन लाइफ की है। वो क्या है कि बिजली का बिल और गैस का बिल तो हर घर में आता है। ये पीनट्स नहीं खाने चाहिए। अच्छा, तो ये तो हर घर में आता है, तो एक महीने आप बिल पे नहीं करते। जिस महीने यार आप लोग बिल पे नहीं करते, अगले महीने क्या वो बिल पिछले महीने वाला डाल के नहीं बेचते हैं? तो अगला महीना जब बिल आता है ना, तो पिछले महीने का नाम लिखा होता है एरियर्स। एरियर लिखा होता है ना, तो ये वही एरियर है कि एक डेट थी, उस डेट पे आपने टैक्स जमा करवाना था, वो आपने नहीं करवाया तो वो एरियर बन गया। अब उनको हमने रिकवर करवाना है। वेरी सॉरी यार, उनको रिकवर करवाना है। रिकवर किस तरह से होगा वो इस सेक्शन में बताया जा रहा है। वो ये है कि आपके पैसे किसी के पास पड़े हुए हैं, जिसके ये एरियर्स हैं, उसके पैसे किसी के पास पड़े हुए, लाइक बैंक में पड़े होते हैं यार, कि बैंक आपकी जगह पे आपके पैसे होल्ड करके बैठा हुआ है ना,
तो एफबीआर का के पास बड़ा आसान सा टूल होता है कि वहाँ पे एक नोटिस बना के लेके जाते हैं इंस्पेक्टर साहब, कहते हैं जी ये मिस्टर सो एंड सो मिस्टर जाहिद के बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, ये नेशनल एक्सचेकर में ट्रांसफर करें, क्योंकि इनका टैक्स बनता है, ये दे नहीं रहे, तो आपके पास तो पड़े हैं, तो कानून के सेक्शन 48 को वो साथ लेके जाते हैं, पढ़ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकवरी जो है ना हम उससे भी कर सकते हैं जिसके पास इसके पैसे पड़े हो, तो आपके पास उसके पैसे पड़े हुए जमा करवा दो, वो करवा देता है। और वो क्या करते हैं, स्टॉप रिमूवल ऑफ गुड्स। मसलन आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर आपकी गुड्स पड़ी हुई हैं, गुड्स बाहर निकलती हैं, बिकती हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिकवरी करने के लिए उनके गेट पे बैठते हैं, कहते हैं गेट से बाहर सामान लेके नहीं जाना, क्या यहाँ फैक्ट्री से रिमूव की नहीं जाएगी कोई भी गुड, जब रिमूव नहीं की जाएगी उसका कारोबार नहीं चलेगा, मजबूर होगा, टैक्स दे देगा, ठीक है। फिर ये भी करते हैं कि अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, इससे भी नहीं माना, उसकी वो ऑक्शन करवा लेते हैं, बोली करवा लेते हैं, बेच देते हैं, करते हैं ना जी ऐसे भी। फिर ये भी हो जाता है, अगर कोई ग्रंटर बना हो किसी मौके के ऊपर, तो ग्रंटर का भी जाके गला दबा देते हैं कि जनाब ग्रंटर आपने गारंटी दी थी, आ जाओ रिकवरी करनी है, वो तो भाग गया है, तुम काबू आ गए, दो आके इवन के गारंटर की भी चीजों को की प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देते हैं। सेक्शन 48 में रिकवरी करनी है जिस तरीके से भी हो रही है, और ज्यादा जब आप इंस्पेक्टर बन के जाएंगे आप पे बर्डन ही ये होगा। आज इंस्पेक्टर है जंग का, उसकी काम आई हुई थी, वो भी डिस्कस करना चाह रहा था कुछ मैटर्स, मेरा बैचमेट, तो वो भी रो रहा था कि यार बहुत बर्डन है यार, रिकवरी पे बहुत जोर डाल रहे हैं। यही कल आप भी जाएंगे तो आप पे भी ये जेल में रखिएगा कि एफबीआर एक ऐसा अदारा है इसमें काम करना पड़ता है, ये वो सरकारी नौकरी नहीं है कि काम नहीं होगा, ये समझो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब उसके मीडियम में नहीं बैठा हुआ है। फीमेल का कोई मसला नहीं, उनको कोई नहीं पूछता, वो यूनिट के इंस्पेक्टर भी जब जिस यूनिट की इंस्पेक्टर फीमेल होगी वो यूनिट भी ऐसी होगी, ठीक है। फीमेल को थोड़ा सा लीनियंट व्यू है कि वहाँ पे इतना नहीं पूछा जाता। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे फिर आपको और गुड बताएंगे कि किस तरह आप अपनी इंटेंशन के मुताबिक किस तरह चल सकते हैं एफबीआर में। काम नहीं करना चाहते तो फिर भी चला देंगे ठीक है, तो वो उनको बताएंगे जो इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये वो तरीके हैं, रिकवरी पे बड़ा जोर होता है, तो ये रिकवरियाँ और भी एक दो हैं, तो ये मेजरली ये हैं। अच्छा, किसी को टैक्स लग गया, डेफिनेटली रिकवरी करनी है आपने, लेकिन वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास चला गया और जाके 10% अपनी अपील के साथ पैसे जमा करवा दिए, अब उससे रिकवरी करोगे? नहीं जी, वो ऑटोमेटिकली स्टे में चला जाएगा, उससे रिकवरी ना करो। अच्छा, ये 10% को ना अपनी बुक्स में देख लीजिएगा। लास्ट टाइम कोई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमारी बुक में कुछ और है, लेकिन जो मेरे पास रेड बुक है उसके मुताबिक 10% है, तो इसको आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर कोई चेंज हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, हम वो कर लेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू बियर एक्ट, जो मेरे पास बियर एक्ट है उसमें तो यही है। अच्छा, अब हम एक और बात करते हैं कि देखो कि एफबीआर ने पैसे लेने हैं टैक्स पेयर से, क्या एफबीआर उसको राइट ऑफ कर सकता है? पेपर में क्वेश्चन है जी, क्या राइट ऑफ कर सकता है? राइट ऑफ का पता है क्या होता है? अकाउंटिंग के स्टूडेंट तो फौरन पहुंच गए होंगे। ये बैड डेट्स वगैरह नहीं होते हैं ना, बैड डेट्स को आप खत्म कर देते हो ना, खत्म करते हो ना, क्योंकि बैड डेट रिसीवेबल बनते हैं, रिसीवेबल से उनको उड़ा देते हैं, रिसीवेबल ही नहीं है तो बैड डेट्स ठीक हो गया। इसी तरह रिकवरी है, एरियर्स है, एरियर्स को भी खत्म किया जा सकता है कि हमने नहीं लेने, तो सारी कोशिशें कर ली, हर काम कर लिया, रिकवरी पेंडिंग पड़ी हुई है, अफसर कहता है मैं तो हर तरह से कोशिश कर बैठा हूँ, नहीं होने, ठीक है, तो उसको अलाउ किया जा रहा है कि तुम राइट ऑफ
कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एफर्ट सारी डालनी पड़ेगी, पहले सारी एफर्ट करेंगे देन यू कैन डू दिस एक्शन, ठीक है जी। तो इसमें भी जो रिकवरी के लिए जिस जो प्रोसीजर्स आप फॉलो कर रहे होते हैं वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 उसके मुताबिक आपको पावर्स मिल रही होती हैं। लिख लो फिर ये भी, ये ना खड़का दे इस बात पे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो दैट वाज ऑल अबाउट जो है वो 48 सेक्शन रिकवरी ऑफ वेरियस। इसमें ये याद रखिएगा, एक बात ये भी है कि एक बंदा है वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट का नामदहिंदा है, लाइक एक बंदा यूके से आ गया, he is Pakistani, he came in Pakistan and started residing over here, but he has to pay some taxes over there, so that foreign government can say to Pakistan that please this person has to pay some amount in UK, so please assist us. So government of Pakistan should assist them or not, will assist them and follow these all things for them also. फॉरेन जोरिस्डिक्शन वाले जिन्होंने आपको मदद की अपील की है, आप उनकी मदद करेंगे। 48 में आप 48 होता क्या है, फॉरेन वाले कहते हैं आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हो, बंदा कहता है किस कानून के तहत आ रहे हो जी, फिर आप कहते हो सेक्शन 48। सेक्शन 48 में लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने आखिरी सब सेक्शन 3 में उसने कह दिया है, इन परसुएंस ऑफ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ फॉरेन जुरिस्डिक्शन वी विल डू ऑल दीज स्टेप्स, ठीक है जी। तो आप ये पेपर में मैं कह सकते हैं कि फॉरेन जुरिस्डिक्शन से अगर रिक्वेस्ट आए तो आप उसको असीड करेंगे, रिकवरी स्टार्ट करेंगे 48 की, या नहीं करेंगे, आप कहेंगे यस हम करेंगे। कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू के पास जब वो 10% के लिए जाके वहाँ से स्टे लेगा तो वो फर्दर कितने टाइम के लिए होगा? जब तक ये 10% जमा करवा देता है ना तो ऑटोमेटिक स्टे हो जाता है, और ये जब तक डिसाइड नहीं हो जाता फिर स्टे में पड़ा रहता है। मतलब कोई टाइम नहीं है कि इतनी हाँ, लिमिट के अंदर अंदर डिसाइड करना है। वैसे 30 डेज होता है, लेकिन अगर पेमेंट करके चला गया तो टिल द डिसीजन ऑफ अपील। अच्छा अब बताओ जी, अगला सेक्शन बताओ 49 जी सर। जी। Sales of taxable activity टैक्स टेबल एक्टिविटी or transfer of ownership ऑन ट्रांसफर or ओनरशिप। ये हमारा टेक्निकल सा है सेक्शन। सेल हो रही है क्या, टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्सेबल ऐसी एक्टिविटी सेल हो रही है जिसमें सेल टैक्स लगता है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, एक प्रेमिसेस है वही ट्रांसफर हो रही है, उसके अंदर गुड्स पड़ी हुई हैं, वो भी सेल ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब क्या होगा, जो सेल हो रहा है अगर तो ऐसे बंदे को जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स, नॉट रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स। अभी ये थोड़ा सा बात याद रखना कि मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, मैं इस कमरा बेच के चला जाता हूँ, गुड्स यहीं पड़ी हो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है, तो यहाँ पे टैक्सेबल एक्टिविटी जो है, हालांकि मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, क्या इसको सेल समझा जाएगा? जो चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं पड़ी यहाँ ही रहेंगी, क्या इसको सेल समझा जाएगा? बिल्कुल समझा जाएगा। अगर ये सेल की जा रही है नॉन रजिस्टर्ड बंदे को, नॉन रजिस्टर्ड बंदे को सेल की जा रही है, तो उसका मतलब है कि आप जब ये कमरा छोड़ के जा रहे हो, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके ऊपर जो सेल टैक्स बनता है वो FBR को जमा करवा के जाओगे। बात समझ आई कि नहीं आई? चीज़ें यहीं पड़ी हैं, हटाई नहीं जा रही, ओनरशिप बदल गई है। पहली ओनरशिप थी रजिस्टर्ड बंदा था सेल टैक्स में, अब ओनरशिप जा रही है ऐसे बंदे के पास जो नॉन रजिस्टर्ड है। नॉन रजिस्टर्ड बंदा सेल टैक्स की इनवॉइस इशू नहीं कर सकता,
इनवॉइस नहीं इशू करेगा तो सेल टैक्स नहीं इकट्ठा करेगा, तो गवर्नमेंट का तो सेल टैक्स मर गया। गवर्नमेंट से मरने से बचने के लिए कहती है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर रहे हो, किसको कर रहे हो जी? वो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ऐसे बंदे को कर रहे हो तो चीजें यहीं की यहीं पड़ी समझ जाएंगी कि सप्लाई हो गई है, सप्लाई सेल हो गई है, इनवॉइस बनाओ, टैक्स जमा करवाओ। अब दूसरी बात, अगर सेल हो रही है रजिस्टर्ड बंदे को जी, अब क्या होगा? पहले था बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं हो रहा था, उसको ट्रांसफर किया गया ओनरशिप, अब ट्रांसफर की जा रही है ऐसे बंदे को जो रजिस्टर्ड है। अब जनाब बताओ सप्लाई हुई है या नहीं हुई, सेल टैक्स जमा होगा या नहीं होगा? अशरफ साहब, होगा सर। नहीं होगा। कैसे होगा? वो इसलिए होगा कि चीजें यहीं पड़ी हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, नया बंदा है, जब वो बेचेगा तो वो सेल टैक्स जमा करवा देगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। सिर्फ एक बात की जाएगी, एक इनवॉइस इशू की जाएगी, जाहिद से अशरफ को इनवॉइस इशू हो जाएगी और वो 0 रेट पे होगी। याद रखो पेपर में ये आएगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई लेके उस पर 0% मल्टीप्लाई करके जाहिद से अशरफ को ट्रांसफर हो जाएगा। अब अशरफ जब बेचेगा वो रजिस्टर्ड है सेल टैक्स में, गवर्नमेंट के सेल टैक्स को नुकसान नहीं हो रहा, वो जब बेचेगा वो 17% चार्ज करेगा और FBR को जमा करवा देगा। तो ये है जी सेक्शन 49। कोई पल्ले पड़ा? ये रजब यहाँ वेट तो नहीं कर रहा कोई? ठीक है, ये सर इधर रिपीट करिए। रिपीट कर देते हैं यार। ये है सेक्शन 49, सेल्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी। टैक्सेबल एक्टिविटी को आप बेच रहे हैं, क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है, कि मलकियत ही फैक्ट्री की जा रही है, बिजनेस प्रेमिसेस ही जा रही है, ओनरशिप ही आप दे रहे हैं। ओनरशिप आप दो बंदों को दे सकते हैं, या तो नॉन रजिस्टर्ड बंदे को या रजिस्टर्ड बंदे को। नॉन रजिस्टर्ड को देंगे फिर क्या होगा, रजिस्टर्ड को देंगे फिर क्या होगा। नॉन रजिस्टर्ड को दिया जा रहा है, नॉन रजिस्टर्ड को देते हुए क्या किया जाएगा? नॉन रजिस्टर्ड को देते हुए किया जाएगा कि एक्चुअल इनवॉइस बनाई जाएगी कि ऐसे जैसे ओनरशिप नहीं बिक रही बल्कि चीजें बिक रही हैं। जब आप चीज बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, जैसे आप बेकरी पे जाते हैं जूस लेते हैं तो वो आपसे सेल टैक्स नहीं लेते हैं। अभी ये देखो बिल्डिंग में नया बंदा आ रहा है, चीजें वहीं पड़ी हैं, लेकिन समझा जाएगा कि ये बेच रहा है चीजों को भी, और चीजें बेचने की वजह से टैक्स भी करेगा, टैक्स भी दे दिया जाएगा और टैक्स FBR को जमा करवा दिया जाएगा। अगर ये जमा नहीं करवाता तो जो ट्रांसफरी है, एक होता है ट्रांसफरर, एक होता है ट्रांसफरी। ट्रांसफरी वो है जिसके पास चीज ट्रांसफर होके आ जाती है, और ट्रांसफरर होता है जो चीज को ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफरी के ऊपर बर्डन आ जाएगा, और अगर वो भी आगे पीछे होता है तो जो चीजें पड़ी हुई हैं उन पे चार्ज कर दिया जाएगा। ये हो गया। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो है मलकियत उसके पास आ जाती है, तो अब सप्लाई को इस तरह से मैनेज किया जाएगा कि सेल टैक्स FBR को नहीं देना। एक 0 रेटेड की इनवॉइस बनाओ, मिस्टर जाहिद जो है ट्रांसफरर है, मिस्टर अशरफ ट्रांसफरी है। ये जाहिद एक 0 रेट की इनवॉइस दे दे अशरफ को, प्रोसेस सेक्शन 49 का कंप्लीट हो जाएगा। FBR को कुछ ना दो। अब अशरफ जब आगे बेचेगा तो जब एक्चुअल बिकेंगी तो फिर FBR को टैक्स आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे बिके ना बिके अशरफ की, क्योंकि अशरफ यहाँ नॉन रजिस्टर्ड है, तो अशरफ ने फौरन ही टैक्स जमा करवा देना है। ओके होगी जी बात? ये अब आगे एक और काम, हाँ हाँ अगला कर, नहीं अभी चलाते हैं यार। अगली सेक्शन बताओ। हाँ 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 अगला सेक्शन जो है ना, ये मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़े से हैं, इनको उड़ा दिया जाए यार।
जी बताएंगे। आज वैसे भी मैं जोगल्स वगैरह पहन के आया हूँ तो मैं कंफर्टेबल। हाँ जी। 49 है। सेक्शन 49A। जी बताओ ये क्या होता है? लिक्विडेटर। ये क्या होता है यार लिक्विडेटर? किसी के पास आइडिया है इसके बारे में? कोई है आइडिया? एमबीए वगैरह में तो पढ़ा पढ़ा होगा आपने लिक्विडेटर के बारे में। सुनिएगा जी। नहीं? हाँ हाँ बता दे। जैसे बैलेंस हो देते हैं कोई इतना जो है लोन वगैरह पे नहीं कर सकता वो लिक्विडेट हो जाती है उनके जो प्रॉपर्टी वगैरह इन्वेस्टमेंट होते हैं। अच्छा होता ये है कि कंपनी कंपनी की शेयर्स होल्डर होती हैं। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। वो आगे मैनेजर रखते हैं, एजेंट वगैरह रखते हैं। उन्होंने सोचा समझा, उन्होंने कहा यार हमारा काम नहीं चल सकता, कंपनी ने नहीं चलना, इसको ख़त्म करते हैं। तो ख़त्म करने के लिए वो एक प्रोसेस करते हैं जिसे कहते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस। उसके लिए जो बंदा लेके आते हैं जो लिक्विडेट करेगा, जो सारा प्रोसेस चलाएगा, वो कौन होगा? लिक्विडेटर। तो यहाँ पे ये है वो लिक्विडेटर। काम बंद होने लगा है, छुट्टी होने लगी है, दरवाजे बंद होने लगे हैं, तो किसको लेके आया जा रहा है? लिक्विडेटर को। ये वॉलंटियरली लेके आते हैं कौन? शेयर होल्डर। लेकिन यहाँ पे वो सेल टैक्स कह रहा है कि मैं सिर्फ इसको लिक्विडेटर नहीं कहूँगा, कुछ और लोग भी हैं जो होते लिक्विडेटर नहीं है लेकिन हम कहेंगे सेल टैक्स के लिए कि ये भी लिक्विडेटर है। जैसे ये लिक्विडेटर तो लिक्विडेटर ही होगा ना, एक तो ये हो गया। दूसरा रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोर्ट। ये क्या मतलब कि रिसीवर कोई मोबाइल रिसीवर या कोई सिग्नल रिसीवर वो खड़ा कर दिया कोर्ट ने? नहीं, ये रिसीवर होता है एक बंदा ही होता है जो किसी खास किस्म के एसेट्स को मैनेज करने के लिए अदालत अपॉइंट कर देती है। तो मिसाल के तौर पर किसी ने किसी के पैसे देने हैं, वो दे नहीं रहा, वो अदालत में जाता है, उस बंदे के जो एसेट्स है ना, वो अदालत एक बंदे को अपॉइंट करती है कि इसके एसेट्स तुम लो, इनको मैनेज करो और फलां के पैसे उतार दो। अब उतर जाएंगे, इसको इसके एसेट वापस कर देना। रिसीवर। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है रिसीवर भी क्या होगा? लिक्विडेटर होगा। सेल टैक्स कह रहा है, मानना पड़ेगा जी। ट्रस्टी ऑफ द बैंकरप्ट। ट्रस्टी ऑफ बैंकरप्ट। बैंकरप्ट होता है जो कानूनी तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये अपने कर्जे उतार नहीं सकता, अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता, उसको क्या कहा जाता है? बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट का ट्रस्टी ट्रस्ट जो होता है ना, ट्रस्ट, उसमें कुछ इस तरह होता है, तीन पार्टियां होती हैं। एक ट्रस्टर होता है जो एसेट लगा रहा होता है, एक ट्रस्टी होता है जो मैनेज कर रहा होता है तमाम चीजों को, और एक होता है जिसके लिए सारा कुछ किया जा रहा होता है, बेनिफिशियरी। ये कुछ ट्रस्ट का मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे जो ट्रस्टी ऑफ बैंकरप्ट होगा ना, जो भी बैंकरप्ट हो जाएगा, अगर उसके जो एसेट्स को मैनेज करने वाला है ट्रस्टी है, उसको क्या कहा जाएगा? लिक्विडेटर कहा जाएगा। लिक्विडेटर की डेफिनेशन को वो खुला कर रहा है कि सेल टैक्स में हमने सेक्शन एक ही बनाना है, हर एक के लिए अलग अलग सेक्शन ही बना सकते। तो हम इस तरह करते हैं कि इन सबको एक ही छत के नीचे खड़ा करते हैं, कहते हैं कि ये लिक्विडेटर है, ठीक है। और फिर एक आगे आ जाता है अ मॉर्टगेजी इन पोजेशन। अब मॉर्टगेजी क्या होता है यार? ये मुझे नहीं आता, बता दें जी। जो चैट पे हैं, जो जूम एप्लीकेशन पे हैं, दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द क्लास। आपस में गप्पे मारने से बेहतर है कि आप लोग भी थोड़ा सा असिस्ट करें हमें। हाँ
mortgage provided the bank to Bank jewelry वगैरह। देखो, मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट यूके में तो बहुत है। हर बंदा घर जो है वो मॉर्गेज पे ले रहा होता है। अब जो दे रहा है फंड वो मॉर्गेजर होता है, या जो फंड दे रहा होता है वो मॉर्गेजी होता है। ये पॉइंट है हमारा। मॉर्गेजर जो है जो फंड दे रहा है, और जो ले रहा है वो मॉर्गेजी है। लेकिन इनकी बात से मैं, हाँ जी, आप इसे डिसएग्री करते हैं? आई थिंक रिवर्स है। रिवर्स है। आप कहते हैं कि जो फंड दे रहा है घर बनाने के लिए वो मॉर्गेजी है, गेजर गेजर है, और जो ले रहा है वो मॉर्गेजी है। देख लो यार, ऐसे ना गलत ना पढ़वा देना। देखो इधर क्या कह रहे हैं जी, उधर से भी आ जाए जी। गेजर प्रॉपर्टी देता है, मॉर्गेजर प्रॉपर्टी देता है, और मॉर्गेजी जो है वो पैसे देता यहाँ फिर उल्टी हुई पैसे। है। मॉर्गेजर देता है और मॉर्गेजी देता है। मॉर्गेजी इन पोजेशन। हाँ जी जी, फाइनल है जी ये फिर। तो ये आप लोग की असाइनमेंट भी है कि मॉर्गेज प्रोसेस को समझ के आए सुबह, कि मॉर्गेज क्या होता है। तो हम यही कह लेते हैं कि मॉर्गेजी जो है ये वो बंदा होता है जो कि फाइनेंस देता है और घर बनाता है, और उस वक्त वो जो उस पोजेशन में है, ठीक है जी, तो उसको भी क्या कह दिया जाएगा? लिक्विडेटर है। लेकिन थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ शायद मॉर्गेजी जो है वो देने वाला है, और मॉर्गेजर जो है वो लेने वाला है। चलो आप पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? लिक्विडेटर हैं। अब किसी ने गूगल कर लिया या नहीं किया अभी तक? प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास चली जाती है, मॉर्गेजी लेता है। ठीक है, चले चले, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो इन नॉटशेल की ये क्या हो जाते हैं? लिक्विडेटर हो जाते हैं। और लिक्विडेटर जब अपॉइंट होता है, लिक्विड, अब ये सबको पता है कि लिक्विडेटर इसलिए है कि काम खत्म करने लगे हैं, फिनिश करने लगे हैं, कंपनी कारोबार को बंद किया जा रहा है, इसलिए ये मोहतरम पाजी को लाया जा रहा है। ऐसी है जी। ये अपॉइंट हो गया, अपॉइंट होके रातों रात एक्शन करेगा, कंपनी को डिसबैंड करेगा, हाथ झाड़ेगा, चला जाएगा, ऐसे है नहीं। अपॉइंट होने के बाद ये इन्फॉर्म करेगा, मोहतरम CIR, आई हैव बीन अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर ऑफ सो एंड सो कंपनी। अब पेपर में आएगा कि ये इन्फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। आप कहोगे यस, ही विल इन्फॉर्म द कमिश्नर इन रेवेन्यू। अब वो कह देंगे इन्फॉर्म करेगा असिस्टेंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर को, कमिश्नर को। आपने कहना है कमिश्नर को। वो कह देंगे 7 दिन में करेगा, अपॉइंट होने के 14 दिन में करेगा, 21 दिन में करेगा, 28 दिन में करेगा, कितने दिनों के अंदर अंदर करेगा। लो जी, आ गया ना, पकड़े गए ना कि किसी ना किसी तरीके से तो उसने घेरना है। तो कितने दिनों में जी? 14 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेगा, मिस्टर कमिश्नर मैं अपॉइंट हो गया हूँ। ठीक है जी। अब कमिश्नर क्या करेगा? जिस दिन इसने इन्फॉर्म किया, कमिश्नर चला जाएगा स्कर्दू, ठीक है जी, छुट्टियां मनाने कि यार वो फलाना लिक्विडेट हो रहा है, छुट्टियां करते हैं। होगा ये कि कमिश्नर भी कैलकुलेशन शुरू कर देगा कि आज जो बिजनेस बंद होने जा रहा है, इसने पैसे देने हैं, टैक्स देना है FBR का या नहीं देना। वो कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा, और कैलकुलेशन 3 महीने के अंदर अंदर कर लेगा, और 3 महीने के अंदर इन्फॉर्म करेगा मिस्टर लिक्विडेटर को कि यार तुम लिक्विडेशन कर रहे हो, लेकिन ख्याल रखना इतना पैसा FBR के पास आना चाहिए, इसका टैक्स बनता है। बात क्लियर होगी। तो 3 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर साहब बता देंगे मिस्टर लिक्विडेटर को इतना पैसा बनता है। अब लिक्विडेटर जो है बिजनेस बेचना है तो एसेट बेचेगा ना। जब एसेट बेचेगा तो जब भी एसेट बिक रहा होगा तो फिर कमिश्नर को बताया करेगा, कमिश्नर साहब मैं ये एसेट बेचने लगा हूँ, मैं पार्ट विद होने लगा हूँ, हम जुदा जुदा होने लगे हैं इस एसेट से, तो आपको बता दें कि हम जुदा होने लगे हैं। तो वो जब जुदा होगा एसेट से तो वो कमिश्नर साहब को बता के जुदा होगा। अगर कमिश्नर साहब को बताए बगैर जुदा होगा और टैक्स की अमाउंट जो है जो उसने एसेट बेच के रोकना था उसमें से पैसा किसी और को नहीं देना था, पहले FBR को देना था, तो अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये जो कंपनी के मालिक जिन्होंने लिक्विडेटर लेके आए थे
वो तो बच जाएंगे, लेकिन लिक्विडेटर नहीं बचेगा, क्योंकि लिक्विडेटर को इसीलिए सारा ये बाउंड किया जा रहा है कि पहले टैक्स का पैसा दिलवाना, फिर बाकी इनको देना अगर बचे तो। ठीक है, तो ये फिर जो है ना पार्ट विद नहीं होगा जब तक कौम का पैसा दे नहीं दिया जाता। तो इससे ये नतीजा निकला कि ये पर्सनली लायबल हो जाएगा अगर ये एफबीआर के पैसे दिए बगैर उनको दिए जाता है जो मालिक हैं। ठीक है, चीजें बेच बेच के। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि एफबीआर के 3 महीने में कैलकुलेट करके बताया कि तुम्हारा 100 मिलियन बनता है एफबीआर की तरफ इस कंपनी का जिसके तुम लिक्विडेटर बने हो। ये चीजें बेचता है और बेच के सारा इकट्ठा ही 95 मिलियन होता है। आप बताओ ये क्या करेगा? ये 5 मिलियन अपने घर से लाएगा और एफबीआर को दे देगा। ऐसा करेगा? ऐसा नहीं करेगा। जितना इकट्ठा हो उतना दे देगा, फिर हाथ चाटेगा, दे दे बस डेट से। जब मैं बेचने लगा था, पार्ट भी धोने लगा था, मैंने आपको बताया था इतने का बिक रहा है, आपने कहा नो प्रॉब्लम बेचो, हमारा टैक्स निकल रहा है। मैं बेचता गया हूँ, आपको इन्फॉर्म करके बिकता गया है, टोटल इतने का बिका है 5 लाख, फिर भी 5 मिलियन आपका फिर भी रह गया है, तो मैं क्या करूँ? और अगर ये चोरी छुपे बेचता रहता और बताता ही ना, फिर अगर ये निकलता तो फिर उन्होंने कहना था जनाब जब बेच रहे थे उस वक्त क्यों नहीं बताया था। ठीक है जी, ठीक। तो ये इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर ये सही नीयत के साथ बेच रहा है और बता भी रहा है। अगर ये इकट्ठा कर लेता है 105 मिलियन, अब क्या होगा? 100 मिलियन एफबीआर को जाएगा और बाकी शेयर होल्डर्स। बाकी शेयर होल्डर ले जाएंगे अपने। सही है, तो ये सेक्शन जो है हमने पूरा कर सर लिया। इसको हम राइट ऑफ भी कह सकते हैं जो 500 मिलियन सॉरी जो जितना मतलब रह गया था नेगेटिव अमाउंट में, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि बाकी राइट ऑफ हो जाएगा। ये देखा जाएगा, उनके पास जाया जाएगा जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई है, वो डायरेक्टर को पकड़ा जाएगा कि जनाब डायरेक्टर आप फलां कंपनी के डायरेक्टर थे, उसके इतने पैसे रह गए, आओ तुम दो। डायरेक्टर की भी जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है, ऐसे छुट्टी नहीं हो जाती। उनसे उनको कहा जाएगा कि जनाब आप आओ ना, फिर उनसे अगर नहीं निकलता वो सारा रिकवरी वाले एक्शन करके फिर कहा जाएगा आप तो निकलते ही नहीं है, आप राइट ऑफ कर। वही बात ही थी। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग चल रही है ना इसके ऊपर की? जस्ट सर अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। बोले सेक्शन 50. सेक्शन 50 हाफ सेंचुरी कर दिया जी आपने। बताएं जी। Power to make rules. लो जी, ये तो बड़ा ही आसान है। पेपर में आएगा किसके पास रूल्स बनाने की ताकत है? बताओ। कमिश्नर के पास, असिस्टेंट कमिश्नर के पास, डिप्टी के पास, बोर्ड के पास। बोर्ड के पास रूल बनाएगा बोर्ड। ठीक है जी, क्योंकि उसने इसलिए बनाने हैं कि एक्ट को उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है। एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उनको रूल्स की जरूरत है, तो बोर्ड रूल बना देगा। अच्छा, बोर्ड रूल बनाता जाएगा, उसको पब्लिश करेगा, और अगर कोई लेने आता है तो क्या उससे फी लेगा? रूल बनाया, रूल की कॉपी रजब को चाहिए, रजब लेने गया तो क्या वो बोर्ड फी लेगा? हाँ, ले सकता है अगर चाहे तो। फी मीन यहाँ प्राइस करो, प्राइस ले सकता है या नहीं ले सकता? ले सकता है। प्राइस लेगा 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, रीजनेबल प्राइस। तो यहाँ पे ये आंसर होगा रीजनेबल प्राइस।
पहली बात तो होगी कि प्राइस ले सकता है, उसकी अगर कॉपी को लेने आता है, प्राइस जो ली जाएगी 100 ली की ले जाएगी, 200 ली जाएगी, 300 ली जाएगी या रीजनेबल ली जाएगी, तो कौन सी ली जाएगी? आप पढ़ना चाहते हो लाइट्स वगैरह ऑन कर लें। ठीक हो गया जी। अब तो यही थे रूल्स वाले में 50 में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स इन सेक्शन 50। ये 2 पॉइंट हो सकते हैं। रूल कौन बना सकता है? बोर्ड बना सकता है। रूल बनाता जाएगा, पब्लिश करेगा, रोकेगा नहीं, पब्लिश करेगा। और अगर कोई लेने आता है तो उसको वो देगा, देते हुए को प्राइस ले सकता है, कितनी ले सकता है? रीजनेबल ले सकता है। इसके अलावा और ये 3-4 क्वेश्चन बारी पे। इसमें एक वर्ड यूज होता है सर कि पब्लिश इन ऑफिशियल गजट। हाँ, ये वही चीज है। हाँ, ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगा ना रूल बना के। पाकिस्तान का जो गजट निकल रहा होता है हर 15 को निकलता है, 15 दिन बाद निकलता है गजट। तो ये वो लोड कीजिएगा नहीं जी। अशरफ साहब, कानून दान साहब, गजट हर 7 दिन बाद निकलता है, 15 बाद निकलता है, 30 दिन बाद निकलता है। तो सुनिएगा जी, एक सुनिएगा इनको ना, रिटर्न फाइल करने देती हुई है ना, तो बताओ जी। 50 50A किसके बारे में? ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। लो जी। लेकिन कितना आसान है ये वाला। इससे समझ आ रही होगी कि ये कोई एक्चुअल सेक्शन नहीं था, ये नया सेक्शन ऐड किया गया है, ये वाला 50A। 50 के बाद 51 होना चाहिए था ना, लेकिन एक नया जरूरत पड़ी तो उसको ऐड कर दिया गया, एक नया 2 सेक्शंस के दरमियान सेक्शन लगा दिया गया। तो ये कहा जा रहा था 1990 में सेल टैक्स एक्ट बना, उस वक्त कंप्यूटराइज सिस्टम का मे भी कॉन्सेप्ट ना ही हो, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अदर वर्ल्ड में शायद डेवलप्ड में। तो उस वक्त कंप्यूटराइज सिस्टम का नहीं था। फिर ये सेक्शन आया और ऐड किया गया और कहा गया कि एफबीआर अरेंजमेंट करेगा कि चीज़ों को कंप्यूटराइज करे। ये इसी के थ्रू हुआ कि अभी आप लोग घर बैठे रिटर्न जमा करवा रहे हैं। अदरवाइज क्या होता था, थोड़े साल पीछे चले जाएं, रिटर्न जमा करवाने की आखिरी डेट होती थी तो बताया जाता है कि एफबीआर मौजे दरिया रोड की जो साइड है वहां से लेकर लंबी लाइन लगी होती थी, लोग रिटर्न जमा करवाने गए होते थे, वहां पे मैनुअल हो रहा होता था, लोग परेशान हो रहे होते थे। फिर एफबीआर वाले क्या कहते थे, जो अंदर जानने वाला 200-300 रुपया दो, डॉक्यूमेंट रख दो, कल आग स्टैम्प लगा देंगे, सुबह आके ले जाना। क्योंकि हम हमारी नेचर भी तो ये है कि हमने सबने आखिरी दिन काम करना होता है, तो सारे आखिरी दिन पलंदे उठा के एफबीआर के पास चले जाते थे रिटर्न जमा करने। तो कहता था कि मैं एक का देख लूँ, फिर दूसरे का, तीसरे का, बड़े काउंटर बने होते थे, लेकिन फिर भी कितने के काउंटर बन सकते हैं। अब आप रिटर्न जमा करवाते हैं तो आखिरी 3 दिन वेबसाइट है जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही होती। तो जो और आप सोचेंगे जब सिर्फ मैनुअल हो रहा हो तो फिर रिस्पॉन्स कैसा होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ है, फिर भी स्टक कर जाती है। तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम लाया गया कि रिटर्न जमा करवाओ, रिकॉर्ड मेंटेन हो, कंप्यूटर पे आप रिटर्न जमा करवा दो तो समझा जाएगा कि रिटर्न जमा हो गई है। इसी के अंदर क्रॉस मैचिंग हो रही होगी, इसी के अंदर सारा सिस्टम चल रहा होगा। तो इस सेक्शन के थ्रू वो किया गया। ठीक है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन निकलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सिर्फ यही कह रहा है कि कंप्यूटर के अंदर जो आपने जमा करवा दी, समझा जाएगा कि आपने कानूनन आके खुद जमा करवाई है। ठीक है जी। फिर एक और यहाँ कहा जा रहा है कि आप जमा करवाते हो तो हमारे पास डाटा आ जाता है, हमारे पास मीन व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ द एफबीआर। अब वो जो डाटा है वो कहा जा रहा है कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो कॉन्फिडेंशियल होगा। क्या होगा वो? कॉन्फिडेंशियल, कि वो जो डाटा आ रहा है वो जिस मकसद के लिए आ रहा है उसके लिए इस्तेमाल होगा, आप उस डाटे को बेचते नहीं रहेंगे। 50A इज ओवर। 50A में नथिंग एल्स। जिस सेक्शन पे हमारा टाइम लग रहा था हमने उसके ऊपर पूरा लेक्चर लगा दिया, लेकिन ये जब है 2-3 लाइन्स तो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करते हैं और आगे गुजर रहे हैं।
जी आगे चलेंगे। 50D 50 B 50 भी है। हाँ आप बताओ जी। Electronic Scrutiny and Intimation. हो क्या रहा है कि जो भी आप कंप्यूटर के लिए देखें, ये भी इससे साफ पता चल रहा है कि जब 50A आया तो उसके बाद में कहीं 50B को लेके आए हैं। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है डेटे को, कि आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सी गलतियां हैं, कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग्स है, वो शॉर्ट कमिंग पूरी करो। फिर अब आप कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी की टैब को क्लिक नहीं, मैं तो आपको लेके जाना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल की तरफ। सिस्टम कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब आप अगर कोई शॉर्ट कमिंग होती है तो वो आपको इंटीमेट कर रहा होता है कि सॉरी, आई एम नॉट allowing you to submit the document because there is a discrepancy, I am scrutinizing your documents। लोग उसको भी क्या कहते हैं, रिसीव करके चले जाते हैं अंदर। लाइक उसने कहा कि इसके साथ बिजली का बिल लगाओ, नहीं लगाओगे तो मैं प्रोसेस नहीं करूँगा, स्क्रूटनाइज कर रहे हैं ना वो। आप क्या करते हैं, आप सिंपल पीडीएफ का पेज बनाते हैं, वो साथ अटैच कर देते हैं। लो जी, आपने उसको रिसीव किया, उसको डॉक्यूमेंट चाहिए था। इतनी इंटेलिजेंस तो उसके पास नहीं कि कंप्यूटर को पढ़ लेके ये बिजली का बिल लग रहा है या कुछ और साथ अटैच हो रहा है। आप एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ ब्लैंक लेते हो, साथ अटैच कर देते हो, वो प्रोसेस कर देता है, स्क्रूटनाइज कर रहा है कि यस ओके है। आप मुद्दर को नहीं पढ़ सकता, लेकिन हम लोग तेज है ना, वो कहते हैं रेंट एग्रीमेंट साथ लगाओ, आप एक और पेज उठाते हो, वो साथ अटैच कर देते हो, ये जो रेंट एग्रीमेंट भी ले लो। तो ये है वो जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रूटिनाइजेशन एंड इंटीमेशन। फिर आप जमा करवाते हो, उसको भी वो ना उसका भी क्रॉस मैच कर रहा होता है चीज़ों को, और आपको इंटीमेट करता है कि यहाँ यहाँ गलतियाँ, अगर ठीक करना चाहते हो तो कर लो। ये है सारा सेक्शन इसके बारे में, लेकिन इसके ऊपर वो आपकी प्रोसीडिंग्स नहीं करता, याद रखिएगा, लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर रहा, आपको इंटीमेट कर रहा है, शॉर्ट कमिंग्स बता रहा है। अगर कहता है कि सेक्शन 50B डील्स विद द लीगल नोटिस, नो, यहाँ पे सिर्फ वो इंटीमेट कर रहा है आपको। मुझे लग रहा है थक गए आप लोग, हाँ नहीं वो भी सो रही हैं, ठीक है जी, कि बस ऐसे ऐसे ही है कि वो, ठीक है। अशरफ साहब, ये छोटे छोटे सेक्शन है, खत्म करें यार। तो ये है जी इसके बारे में, इसमें यही चीज़ें हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा होता, लीगल एक्शन से पहले पहले ये इंटीमेशन दे रहा होता है, ठीक है ये ठीक कर लो। अगर आप ठीक नहीं करते तो फिर बाद में फिर लीगल एक्शन हो सकता है, इसमें यही हो सकता है। अच्छा चलो अगला बताओ। 51 जी, Bar of Fruits Prosecution and Other Legal Proceedings। तो बाहर लगाई जा रही है, रोका जा रहा है कि आप सूट और प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। किस, हाँ जी क्या हो गया, आगे यार, मैंने कल नहीं होना और परसों भी नहीं होना, तो मैं कह रहा हूँ कुछ पढ़ा जाऊँ यार। मुझे टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, परसों हमारा एनुअल डिनर है, बीइंग अ मेंबर ऑफ ICMA पाकिस्तान, तो वो हमारा है लेटीज पे, और कल एक और है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा सा गो थ्रू कर लो यार। मोटिवेट करा थोड़ा, कल थोड़ा मोटिवेट किया है, अगर कल की मोटिवेशन का असर नहीं हुआ तो आज फिर कल जनाब अशरफ साहब कितना किया मोटिवेट ही, कल पूरा लेक्चर ही मैंने मोटिवेशन पे दिया है। देखो ये भी ज़रूरी होता है अपने स्टूडेंट्स को ना, ये बताना कि यार करो प्लीज़, इसको स्टडी करो। तो ये जब नए आएंगे फिर हर सेशन में एक आध में करता हूँ इसका मोटिवेशन वाला भी। ओ भाई
या कौन सा सेक्शन है जिसमें हमने कहा था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी अफसरान और पर्सन्स के खिलाफ जब वो किसी को अनड्यू फेवर देंगे? 33 है, हाँ, ये याद रखने का आसान तरीका था, मैंने बताया था। एक सेक्शन है 33, सेक्शन था 33A। इसने कहा था कि अथॉरिटी, सेल टैक्स में अथॉरिटीज जो है ना वो चीफ कमिश्नर और इस तरह नीचे नीचे आती जाती है। सेक्शन 30 को पढ़ लेना, पता चलेगा अथॉरिटियाँ कौन कौन सी हैं, और साथ में अदर पर्सनल जो अथॉरिटियों से नीचे हैं। अगर वो किसी को नजायज़ फ़ायदा देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होती थी। अब उससे उल्टा आने लगा है, अब कहा है बार रोक दिया जाएगा। शुरू में ये इतना चल रहा था, अब जो है ये चल पड़ा। अब ये है कि वो कह रहे हैं कि रोक दिया जाएगा मुकदमात करने से, लीगल प्रोसीडिंग करने से, कि किनके खिलाफ? जो अफसरान हैं, जो अथॉरिटी है सेक्शन 30 वाली, चीफ कमिश्नर से लेकर इंस्पेक्टर तक, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जी? कहते हैं चाहे उन्होंने जो भी काम किया हो, लेकिन उन्होंने अगर किया है गुड फेथ के साथ, ये बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को ऐड करवाया होगा। हार्मंदे वर्ड यूज करेगा इन गुड फेथ। देखिए जी, मैंने आई वाज इन गुड फेथ, आई डिड द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, व्हाट कैन आई डू नाउ? आई ट्राइड माय बेस्ट, मैंने पूरा सही तरह पढ़ा, इसको समझा, उसके बाद मैंने टैक्स लगाया, थोड़ा लग गया तो मेरा क्या कसूर है? आई वाज हैविंग द गुड फेथ। अभी कोई ऐसा पैमाना तो नहीं है कि वो दूध वाला के उसके ऊपर उसको डालो, पता चल जाए कि यार आजकल किसमें कितना फैट है, ये है वो है। गुड फेथ को डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल है, या नीयत ठीक थी या नहीं थी। अभी नीयत का कैसे पता चलेगा? तो इसलिए इसको डाला गया कि सारे लटक ना जाएं एहतियात में। हर वक्त मामला ही पैसे का चल रहा होता है, इतना पैसा लेना है, इतना नहीं लेना, इतना पैसा लेना है, इतना नहीं लेना, इतने करोड़, इस तरह चल रहा होता है। तो जनाब उन्होंने कहा कि यार बड़े अफसरान जो थे कि यार अगर ये ना डाला तो वो हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इसलिए गुड फेथ वाला डाला गया, और गुड फेथ की वजह से अब रोक दी जाएगी, कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं गुड फेथ में कर रहा हूँ। ओके जी, तो ये सेक्शन इसके बारे में डील करता है। लेकिन अगर किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो फिर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड लेनी पड़ेगी।